तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवार। आज बेसिकली हम क्लास 11 जो है आपका, उसी में थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं, राइट। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हम कर रहे थे ऑलरेडी, राइट। हम दो फॉर्म्स देख चुके थे कि भाई बिजनेस क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या फॉर्मेशन होती है उसकी, राइट। तो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप देखा था। सेकंड हमने आपका जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पोर्शन देखा था, राइट। नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द पार्टनरशिप थिंग, ठीक है। कि पार्टनरशिप में किस तरीके से होता है, क्या सिनेरियोज होते हैं, राइट। वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बेस डिस्कस करेंगे आज हम पार्टनरशिप का, ठीक है। तो पार्टनरशिप आपका चलेगा आई थिंक एक दो लेक्चर चलेगा, दो तीन लेक्चर। तो इसमें पार्ट्स कुछ और भी है, राइट। जैसे किस किस तरह के पार्टनर्स होते हैं, क्या पार्टनरशिप टर्म के फर्म का जो टाइप्स हैं, ये सारी चीजें हैं, तो विल डिस्कस लेटर ऑन। अभी हम पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, एक सिनेरियो जान लेते हैं कि एग्जैक्टली है क्या ये, राइट। तो आई एम शेयरिंग माई बोर्ड एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इट, राइट। तो सबसे पहले द वर्ड पार्टनरशिप यू लिसन, राइट। सबसे पहले पार्टनरशिप जो सुनते हो क्या आता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं इसका, थोड़ा सा बैकग्राउंड सिनेरियो में चलते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट, राइट। तो देखो, जब हमारे सामने वर्ड आता है पार्टनरशिप, ठीक है। देखो, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं, बिजनेस से, ठीक है। व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस को फॉर्म में आप करते हो कि क्या क्या फॉर्म हो सकती है। फॉर्म में हमने सोल देख लिया, जो बंदा अकेला कर रहा है बिजनेस, ठीक है। हमने एचयूएफ देख लिया, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में है। अब हम पार्टनरशिप की बारी है, पार्टनरशिप हम देखने वाले हैं, ठीक है जी। अब ध्यान सुनना, सोल वाले में और हिंदू अनडिवाइडेड ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है ये थोड़ा सा कम हो गया है, राइट। ये कंपैरेटिवली लो हो गया, और वैसे भी ये ओनली इंडिया में ही चलता है, इंडिया के बाहर ये नहीं चलता है। अब हम सोल से बात करते हैं। सोल जब कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, ठीक है, ही इज डूइंग अलोन, राइट। अब मान लो ये अकेला ऑनर है, ठीक है, ये अकेला ऑनर है, यही सारी चीजें देखता है। अब इसका बिजनेस जब थोड़ा सा ग्रो हो रहा है, ठीक है, इसका बिजनेस ग्रोथ की तरफ जा रहा है, मान लो इसकी सेल जो है इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब सेल इंक्रीज हो रही है, ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं, सब कुछ ज्यादा आ रहा है, तो इसके पास क्या ऑप्शन है। इसके पास नेक्स्ट इमीडिएट ऑप्शन होता है कि भाई मैं इस सोल को पार्टनरशिप में कन्वर्ट करूं, ठीक है। मैं इस सोल को किस में कन्वर्ट करूं, पार्टनरशिप में कन्वर्ट करूं, राइट। या ऐसा भी हो सकता है, सेल ये तो हो गया गुड्स के केस में या सर्विसेज जो भी है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, मान लो ये जो ऑनर है, इसके पास ना कंसल्टेंसी देता है ये, ठीक है। इसके पास कुछ ऐसे काम भी आ रहे हैं जिसकी एक्सपर्टाइज इसके पास नहीं है। तो ही फील कि यार, अगर मेरे पास 50% काम उस चीज के आ रहे हैं जिसकी एक्सपर्टाइज नहीं है, क्यों ना मैं उसका एक पार्टनर रख लूं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एक्सपीरियंस इन द फाइनेंशियल थिंग बट ही डजंट नो अबाउट द कॉस्टिंग थिंग, कॉस्ट ऑडिट एंड ऑल। तो हो सकता है ये पार्टनरशिप करे किसी ऐसे पर्सन के साथ जो ऑलरेडी कॉस्टिंग में एक्सपर्ट हो, राइट। तो कॉस्टिंग में जो एक्सपर्ट होगा उसके साथ पार्टनरशिप करेगा। 50% बिजनेस के जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस है वो बढ़ रहा है, उसके साथ पार्टनरशिप करके इसने इनबिल्ट कर लिया, राइट। तो सोल में क्या है, सोल में ये है कि मैं अकेला हूं, ठीक है। अगर मैं अकेला हूं, ऑब्वियस सी बात है, तो मैं ज्यादा चीजें तो खुद मैनेज नहीं कर पाऊंगा ना, एक लिमिटेड ही है मैं, राइट। मेरा मैं खुद एक लिमिटेड रिसोर्स हूँ, और मेरे पास रिसोर्स भी जो होंगे वो थोड़े लिमिटेड ही होंगे, जो मेरी कैपेसिटी में मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर सकता हूँ, राइट। बट जब मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है तो ऑब्वियसली मैं पार्टनर्स के लिए देखूंगा, ठीक है। मैं पार्टनर देखूंगा, मैं देखूंगा कि कोई अदर पर्सन भी मेरे पास आ जाए जो मेरी हेल्प कर दे इसमें, ठीक है। जिसको मैं प्रॉफिट शेयरिंग में अपना पार्टनरशिप का जो जो भी पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकॉर्डिंगली हम बांट लेंगे, राइट, डिसाइडिंग करके जो भी है। तो अब ये समझो इसकी क्यों हमारा पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आया भी, जनरेट भी क्यों हुआ। क्योंकि क्या होता है, कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक पर्सन के पास सारी एक्सपर्टाइज नहीं हो सकती, राइट। राइट, इवन दो वो प्रोफेशन है, उसके बाद भी वो प्रोफेशनल डिग्री उसने कर रखी है, उसके बाद भी एक पर्टिकुलर फील्ड में उसका नीश एरिया होता है, राइट, जिसमें ही इज वर्किंग, राइट। अगर उसे किसी अदर एरिया में, फॉर एग्जाम्पल आप फाइनेंस बैकग्राउंड से, आप कॉस्टिंग बैकग्राउंड से, आपको कोई लॉ से रिलेटेड चीजें चाहिए, राइट। आपको तो एक लॉयर हायर करना पड़ेगा ना, या तो आप लॉयर हायर करो या एक पार्टनरशिप में लॉयर ले लो, राइट। तो इस तरीके की चीजें जब रिक्वायर्ड होती है तो पार्टनरशिप का जन्म होता है, ठीक है। सोल से जो चीजें नहीं हो पा रही होती उसके बेसिस पे हम फिर पार्टनर करते हैं पार्टनरशिप के बाद, एंड देन अकॉर्डिंगली हम उसे प्रोसीड करते हैं। तो वहीं से जन्म हुआ आपके पार्टनरशिप का, ठीक है। तो थोड़ा कॉन्टेक्ट समझिए हम कि पार्टनरशिप आई क्यों है। अब आगे देखो पार्टनरशिप है क्या। देखो, इंडिया की अगर मैं बात करूं, जब आप पार्टनरशिप करते हो इंडिया में, ठीक है, इंडिया में जब आप पार्टनरशिप कर रहे हो, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। तो इंडिया में पार्टनरशिप को एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपका बना हुआ है, ठीक है, जो कि बन गया था 1932 में, ठीक है। ये जो एक्ट है ये गवर्न करता है पूरी पार्टनरशिप को, ठीक है जी। पार्टनरशिप में ये क्या कहता है भाई, पार्टनरशिप जैसे नाम से पता चल रहा है कि मैं और मेरा फ्रेंड या जो भी जिसमें हम भरोसा कर सकता हूँ उसको मैं अपना पार्टनर बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा पर्सन आप बनाते हो पार्टनर जिसपे आपको एक्चुअल में बिलीव होता है, राइट। यू हैव अ बिलीव इन दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट, दैट्स व्हाई यू आर इंडल्जिंग इन द पार्टनर एंड शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस वट एवर इट इज, ठीक है। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है भाई, पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि भाई, अगर आपने डिसाइड किया है, ठीक है, अगर आपने डिसाइड किया बिजनेस करने का, ठीक है,
जिसमें दो या दो से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व है। ठीक है जी। पार्टनरशिप अगर कर रहे हो, अकेले थोड़ी अपने साथ पार्टनरशिप कर लोगे, दो या दो से ज्यादा पर्सन जो है इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है जी। टू और मोर पर्सन इन्वॉल्व हु इज हु इज कैरिड ऑन, जो भी आप बिजनेस कैरी कर रहे हो, कैरी ऑन बिजनेस, जिसमें ईदर ऑल ऑफ देम एक्टिंग और एनी ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ अदर। आप समझो क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये कहता है, और सेक्शन 4 इसका कहता है, जो डेफिनेशन बताता है वो सेक्शन 4 बताता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। वो सिंपल कहता है कि यू आर कैरिंग आउट अ बिजनेस। ठीक है। और ये बिजनेस एनी ऑफ देम, मतलब या तो सारे कर रहे हैं, सारे एक्ट कर रहे हैं एक साथ, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। राइट। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब यहां पे क्या हुआ, पार्टनरशिप के भीतर अगर सारे सारे एक ही चीज कर रहे हैं तो भी ठीक है, अगर कोई एक पर्सन भी कर रहा है, राइट, तो भी सारे अदर पर्सन, मतलब इसका इन शॉर्ट आप ये समझो कि जो सब कर रहे हैं उसका फर्क एक पे पड़ेगा, जो एक कर रहा है उसका फर्क सब पे पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक म्यूचुअल एजेंसी होती है यहां पे। ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल एंड एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है जी। दोनों एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल एंड एजेंट की तरह काम करते हैं। एक सिंगल पार्टनर पूरी फर्म को या पूरे फर्म के मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? तो पहला ये यही बोलता है कि आप एक बिजनेस करो। ठीक है। आपने एक बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो आप। ठीक है। दूसरी चीज, इसमें या तो ऑल एक्ट कर रहे हैं या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आपका पर्पस इसका होना चाहिए अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है। आप प्रॉफिट अर्निंग, आपका इसका पर्पस होना चाहिए, देन वी कैन से दिस इज अ पार्टनरशिप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट वे आई एम कमिंग फ्रॉम? तो ये सिंपल इन शॉर्ट कहता है, आप बिजनेस कर रहे हो पहली चीज, ठीक है, दो या दो से ज्यादा पार्टनर होने चाहिए दूसरी चीज। ठीक है। अब इसमें क्या है, जो आप एक्ट कर रहे हो या तो सारे एक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंगली, या एक सबके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है। ठीक है। पर्पस क्या है, आपको प्रॉफिट अर्न करना है किसी बिजनेस, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जो भी कंसल्टेंसी कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, राइट। बच्चे पीछे से बच्चा उठ रहा है, वो कहता है सर सर एक बात बताओ, आपने ये तो बता दिया कि जी इसमें मिनिमम मेंबर आपके दो होने चाहिए, सर मैक्सिमम कितने होने चाहिए ये तो बता दो। मैक्सिमम तो पता ही नहीं हमें। तो बच्चों मैक्सिमम के केस में जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप एक्ट की, ठीक है, तो ये जो अपना पार्टनरशिप एक्ट है ना, ये साइलेंट रहता है। ये कुछ नहीं कहता जी मैक्सिमम है, कहता जी कितने भी रख लो। लेकिन कंपनीज एक्ट, जो आपका कंपनीज एक्ट 2013, उसका एक सेक्शन है 664, सॉरी 464, एक सेक्शन है उसका 464। तो वो ये कहता है कि भाई आप 100 तक मेंबर रख सकते हो। ठीक है। और उसने एक बात और लिख दी थी इसके आगे कि प्रिस्क्राइब बाय रूल। ठीक है। 464 में ये बात लिख दी, उसके बाद कह दिया प्रिस्क्राइब बाय रूल। तो इनके रूल आए थे 2014 में। ठीक है। रूल 10 था इनका। ठीक है। रूल 10 इन्होंने निकाला था और उसमें मेंशन कर दिया था, जो इनके अमेंडमेंट रूल 2014 के आए थे, उन्होंने मेंशन कर दिया था 50 मेंबर्स आपके हो सकते हैं मैक्सिमम। तो अभी आपको इन शॉर्ट ये कहानी याद नहीं रखती, 464 की कहानी या फिर रूल 10 की कहानी याद नहीं रखनी, आपको ये याद रखना है भाई मिनिमम मेरे 2 मेंबर है, मैक्सिमम मेरे 50 मेंबर है। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? तो पार्टनरशिप जब हम कर रहे हैं उसको गवर्न कौन कर रहा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कर रहा है। दो या दो से अधिक मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम आपके मेंबर कितने हो गए, 50, राइट। म्यूचुअल एजेंसी होती है इनके बीच, कोई भी एक काम कर रहा है उसके लिए सारे लायबल होंगे, राइट। सारे काम कर रहे हैं उसके लिए हर एक बंदा लायबल होगा। ठीक है। जो सब कर रहे हैं उसका असर एक पे पड़ेगा, और जो एक कर रहा है उसका असर सब पे पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इन शॉर्ट पार्टनरशिप के बारे में बताया गया। ठीक है। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और ऑल एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म अकॉर्डिंगली, राइट। तो इसमें हमें ये समझ आ गया कि भाई दो पर्सन होने चाहिए, दो या दो से अधिक पर्सन होने चाहिए, मैक्सिमम 50 भी हो सकते हैं। ठीक है। इसमें ये एक बिजनेस कर रहे होने चाहिए, दे आर कैरी ऑन अ बिजनेस, पर्टिकुलरली मोटो उसका प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग मोटो होना चाहिए, एंड देन अकॉर्डिंगली इनका जो भी, देखो इनका मेन पर्पस बिजनेस का क्या है, जो भी बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करें। व्हेन आई एम सेइंग प्रॉफिट, तो लॉस इज इंप्लाइड ऑफ इट। ठीक है। तो कैरिड ऑन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर दी गई है कि एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, राइट, और ऑल एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, राइट। तो इसमें क्या हो गया कि सारे काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी रहेगा, एक काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग भी उसका फर्क भी सब पे पड़ रहा है। ठीक है जी। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? थोड़े से यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो क्या था जी, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो द प्राइमरी आउटकम ऑफ द कैपिटल एंड द मैनेजियल लिमिटेशन इज द फॉर्म ऑफ व्हाट। मतलब सेक्शन 4 में जो डेफिनेशन दी है, तो उसमें जो भी इन्होंने प्राइमरी फोकस किया है, आउटकम क्या है, कैपिटल और मैनेजियल लिमिटेशन जो भी है, वो किसकी लिमिटेशन को दर्शाया है, सोल की।
मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में पहला कैपिटल लिमिटेड है, क्योंकि इंडिविजुअल बंदा काम कर रहा है, और इसके पास सारी मैनेजर स्किल नहीं हो सकती। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि मेरे को अगर लॉयर की रिक्वायरमेंट है, मेरे को अगर कॉस्टिंग की फील्ड में एक्सपर्टाइज चाहिए, मेरे को उसका काम आ रहा है, तो मैंने उसका पार्टनर अकॉर्डिंगली रख लिया। या तो कैपिटल नहीं है मेरे पास उतनी लगाने के लिए, राइट, या मेरे पास वो मैनेजर स्किल नहीं है जिसकी ऑलरेडी डिमांड मार्केट में आ रही है। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? आगे बढ़ो। कहता है जी, the legal definition state that the partnership carried on by all or any of them acting or of all। मैंने आपको बताया था carried on by all और any of them acting or all। the specifically phrase क्या बताता है आपको, फंडामेंटल क्या बताता है? मतलब एक जो करेगा उसका असर सब पे होगा, सब जो करेंगे उसका असर एक पे होगा, ये मतलब है इसका। तो ये क्या कहता है? लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर, म्यूचुअल एजेंसी अमंग पार्टनर। म्यूचुअल एजेंसी अमंग पार्टनर की वजह से ही वो प्रिंसिपल एंड एजेंट की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये एट द सेम टाइम एक पार्टनर एज अ प्रिंसिपल और एज अ एजेंट दोनों बन जाता है। तो ये ड्यूल रूप है इसके, समझ रहे हो? ये रूप बदलता है। ये कभी प्रिंसिपल की तरह एक्ट कर लेता है और साथ ही साथ ये एजेंट की तरह भी एक्ट कर लेता है। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? तो यहां पे म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है जब हम कहते हैं ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? आगे बढ़ो। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग द लीगल एग्रीमेंट रिक्वायर्ड टू द पार्टनरशिप फॉर्म। लीगल एग्रीमेंट, विच ऑफ द ट्रू लीगल एग्रीमेंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्म। हाँ, एक चीज और बता देता हूं इसमें ऐड ऑन करके, देखो पार्टनरशिप एक्ट में क्या कहता है, पहली चीज तो ये बता दी। अब इसमें ना आपका एक लीगल एग्रीमेंट होता है। लीगल एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, ये एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है। तो ओरल बोल दिया आपने तो भी हो जाएगा एग्रीमेंट, रिटर्न बोला है तो आपका पर्टिकुलर एग्रीमेंट जो है रिटर्न में आ गया। लेकिन सजेस्ट हमेशा ये किया जाता है कि आप रिटर्न में एग्रीमेंट करो, ठीक है। जब भी आप पार्टनरशिप फॉर्म ऑन कर रहे हो, राइट, तो दो या दो से ज्यादा जितने भी पार्टनर उसमें लिखो, एबीसी जितने भी पार्टनर है, रिटर्न में सारी डिटेल आप मेंशन करो, कौन कितनी कैपिटल ले रहा है, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, वो सारी चीजें। इस रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है जी। इस रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? तो सिंपल है, जब आप लीगली एक्ट, ये कहता है भाई एक आप एग्रीमेंट कर लो। एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। अगर रिटर्न में एग्रीमेंट करते हो तो उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है, खत्म, ठीक है जी। वही क्वेश्चन से रिलेटेड यहां पे चर्चा हो रही है। कहता है जी ट्रू रिगार्डिंग द एग्रीमेंट, तो ये कहता है इट इज स्ट्रिक्ट टू प्रिंटेड डॉक्यूमेंट विद द सुप्रीम कोर्ट। रॉन्ग, कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, ओरल भी हो सकता है। इट कैन बी ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट विद टू और मोर पर्सन। लेकिन रिकमेंडेबल क्या है कि आप रिटर्न में करो, क्योंकि उसकी लीगल में इन्फोर्समेंट ज्यादा बेटर होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट रिक्वायर्ड 50 पीपल टू साइन इन, नो। ऑटोमेटिकली बर्थ, नो। ये तो वो वहां पहुंच गया जो पिछला हमने पढ़ा था एच यू एफ लास्ट क्लास में। ठीक है जी, आपको समझ में आ रही है मोटे मोटे तौर पे क्या पार्टनरशिप है? तो पार्टनरशिप आपको समझ में आ गई। दो या दो से ज्यादा पर्सन एक एक किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में एक बिजनेस में उतर रहे हैं, ठीक है, जिसमें ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, राइट। द मेन पर्पस ऑफ दिस पार्टनरशिप इज टू अर्न प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में, राइट। डिसाइड रेशियो जो भी पार्टनरशिप डेट में उन्होंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग जो भी डिसाइड रेशियो है उसमें पड़ जाएगा। एग्रीमेंट दोनों दोनों तरीके से हो सकता है, ओरल में कर लो या फिर रिटर्न में कर लो। रिटर्न में करोगे उसे पार्टनरशिप डेट बोलते हैं, और रिकमेंडेबल भी रिटर्न में ही होता है, बट कर दोनों में सकते हो, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है कि रिटर्न में ही करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके फीचर की। भाई पार्टनरशिप की बात कर रहे हो, इसके कुछ फीचर तो बता दो। डेफिनेशन से ही सारे फीचर निकले इसके। पहला कहता है फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। तो फॉर्मेशन हमने बोला यहाँ पे जो गवर्न एक्ट करता है वो कौन है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, ये गवर्न करेगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात कहता है भैया एक एग्रीमेंट होना चाहिए आपका, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट आप चाहे ओरल कर लो, आप चाहे रिटर्न कर लो, बट एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें पता होना चाहिए क्या कहानी है, कौन कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक है। पार्टनर का नाम क्या है, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, ठीक है। किस रेशियो में आपका प्रॉफिट एंड लॉस बटेगा, ये सारी चीजें पहले से ही प्री डिफाइंड आप कर दो एक एग्रीमेंट बना के, ठीक है। अगर रिटर्न है तो रिटर्न में ये सारी चीजें आप लिखोगे, ठीक है। हालांकि जब आप डीड बनाते हो तो डीड का एज सच कोई फॉर्मेट नहीं होता, ठीक है। डीड का एज सच कोई फॉर्मेट नहीं होता, आप नॉर्मल उसमें नाम लिखते हो फॉर्म का, पार्टनर्स की डिटेल लिखते हो, उसमें कैपिटल कौन कितनी ला रहा है, कितना प्रॉफिट बटेगा, ये सारी चीजें, ठीक है। साइनिंग अथॉरिटी क्या क्या होगी, यू विल अंडरस्टैंड इट इन डीप, राइट। और आप जब इसमें अभी कर रहे हो, अभी तो आगे आप डेट के बारे में पढ़ोगे, लेकिन आप जब 12th में जाओगे तो पूरा पार्टनरशिप के ऊपर चैप्टर है, राइट। सो विल लर्न अबाउट इट कि पार्टनरशिप एडमिशन कब होता है, पार्टनरशिप रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, या पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, यू विल लर्न अ लॉट अबाउट इट, राइट। तो ये बेस बना रहा है आपका बिजनेस वहां के लिए, वहां पे अकाउंट्स में आपका ये, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं थोड़ा सा। कहता जी तीन दोस्त थे, थ्री फ्रेंड डिसाइडेड टू पूल मनी। कहता तीन फ्रेंड ने इकट्ठे किए भाई मनी, ओपन फ्री कम्युनिटी किचन। एक किचन खोला इन्होंने जिसमें फ्री में ये चैरिटी करते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लीगली डज द सेटअप कंस्टिट्यूट
पार्टनरशिप अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्या इन्होंने पार्टनरशिप कर ली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में? तो कहता है यस बिकॉज इट इन्वॉल्व द एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। यस बिकॉज दे आर पूलिंग कैपिटल। नो बिकॉज इट मस्ट बी फॉर्म टू कैरी आउट अ लॉफुल बिजनेस विद अ प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव को ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे चैरिटी कर रहा है ये, कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। चैरिटी मतलब नो प्रॉफिट नो गेन नथिंग, राइट। यहाँ पे प्रॉफिट भाई बांटोगे क्या, या प्रॉफिट ही नहीं कर रहे तो बांटोगे क्या? डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है जब आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो, वेन एवर यू आर डूइंग अ बिजनेस, राइट। तो बिजनेस जब भी आप कर रहे हो अकॉर्डिंगली आपका पर्पस क्या होता है? यू आर कैरिंग ऑन फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, राइट। तभी तो वो बटेगा आगे। आप समझ रहे हो बात? बिकॉज इट मस्ट बी फॉर्म टू कैरी आउट अ लॉफुल बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? आगे बढ़ो। अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर टू बी द प्राइमरी एंड बाइंडिंग फाउंडेशन दैट बाइंड पार्टनरशिप इनटू अ लीगल। पार्टनरशिप को लीगल में कौन सी इसमें से सही है? अब मैंडेटरी क्लियरेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं है। अ लीगल एग्रीमेंट, एक लीगल एग्रीमेंट कर लो, चाहे वो ऑरल में करो चाहे वो रिटर्न में करो, बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। रिटर्न में रिकमेंडेबल होता है जिसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है जी। Which piece of legislative govern formation, operation, and legal standard of the partnership in India? तो obviously Indian Partnership Act 1932 ये गवर्न करता है। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? फॉर्मेशन के ऊपर हमने चर्चा करी, हमने पार्टनरशिप देखा, पहला फीचर इसका फॉर्मेशन के ऊपर देखा, ठीक है। फॉर्मेशन में हमने आपको सिंपल सी बताई है, दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए आपका, मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं जो डेफिनेशन में आपने देखा था। एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल भी हो सकता है रिटर्न भी हो सकता है, राइट। प्रॉफिट मोटो होना चाहिए, एक बिजनेस कैरी ऑन आप कर रहे हो, राइट। कोई चैरिटेबल खोल रहे हो कि इसमें प्रॉफिट नहीं कमाना है, तो वो पार्टनरशिप की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ो। आगे कहता है जी लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं। सबसे घनिष्ठ बात यह है कि लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं, और सबसे नेगेटिव चीज है ये इसकी। नेगेटिव चीज क्या है? कि यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी आपके पार्टनर्स होंगे, उनकी लाइबिलिटी भाई साहब अनलिमिटेड है। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? जैसे आपने पहले एचयूएफ में देखा था, राइट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में देखा था, वहां पे खाली कर्ता की होती है। सोल में भी आपने देखा था उसकी अनलिमिटेड होती है। तो यहां पे भी जितने भी पार्टनर है सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। मान लो बिजनेस की आउटस्टैंडिंग आपकी आ रही है 10 लाख, लेट से, और आपका जो पार्टनरशिप का पूरा जो ब्योरा हो गया वो 5 लाख में हो गया, जो जो 5 लाख बचेंगे ना, इसमें जितने भी पार्टनर है वो पर्सनली लाइबल होंगे, राइट। पर्सनली लाइबल होंगे क्योंकि उनकी पर्सनल पर्सनल जो भी एसेट्स है वो अटैच हो जाएंगी, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। तो अगर फर्म को ज्यादा लॉस हो रहा है तो दे आर लाइबल फॉर द सेम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? तो पहला हमने क्या देखा? पहला हमने सिंपल भाषा में देखा कि फॉर्मेशन कैसा होता है। दूसरा हमने सीधा लाइबिलिटी पे कूद गए कि भाई लाइबिलिटी कैसी होती है, फॉर्म की कितनी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, क्या होती है? आर यू गेटिंग? देखो, एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसमें। कहता जी पार्टनरशिप फर्म है, फेल एंड लीव बिहाइंड अनपेड बिजनेस डेब्ट, 5 लाख का बिजनेस डेब्ट नहीं करा, फर्म की टोटल एसेट्स रिकवर्ड कर पाई ओनली 2 लाख, जो रिकवरी है 3 लाख की वो कैसे होगी? कहता क्रेडिटर मस्ट ऑब्जर्व द लॉस। क्रेडिटर क्यों लेंगे लॉस ये, राइट। दे कैन लीगली सीज एंड सेल द पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड व्हेन आई एम सेइंग अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड में उनकी जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है, चाहे पर्सनल कार है चाहे पर्सनल गाड़ी है, वट एवर इट इज लाइबल फॉर द टाइम। तो इसलिए कहा जाता है पार्टनरशिप जब भी करोगे बड़ी समझदारी के साथ, बड़ा ही देख के करनी चाहिए पार्टनरशिप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ो। द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट एंड सिक्योरिटी लाइबिलिटी का मतलब होता है इन अ पार्टनरशिप एम्प्लॉयज a wealthy partner can force to pay off the only there the exact proportion of the profit share the debt, the outstanding debt of the firm individually if other partner cannot pay। मतलब जो भी एंटायर आउटस्टैंडिंग डेप्ट होता है फर्म का वो इंडिविजुअली लिया जाता है इफ अदर पार्टनर इज नॉट एबल टू पे। मतलब सिंपल सी बात है, अगर अदर पार्टनर, कोई भी अदर पार्टनर है, ठीक है, वो नहीं पे कर सकता है तो जिस पार्टनर के पास है, पर्सनल कैपेसिटी में भी है, राइट, तो भी वो अटैच हो जाएगी सीधे सीधे। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? आगे बढ़ो। विच टाइप ऑफ लाइबिलिटी डिस्क्राइब द रिस्क एक्सपोजर ऑफ द पार्टनर इन जनरल पार्टनरशिप फर्म में? तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है क्या इनकी? नो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? तो लाइबिलिटी के बारे में हमने चर्चा करी कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है भैया वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। फॉर्मेशन के बारे में बात करी, दो या दो से ज्यादा बर्तन होने चाहिए, 50 आपके मैक्सिमम हो सकते हैं इसमें, ठीक है जी। अब रिस्क बियरिंग की बात करते हैं, ठीक है। व्हेन आई एम सेइंग रिस्क बियरिंग, तो ऑब्वियसली रिस्क बियरिंग में इससे रिलेटेड क्या हो गया? भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी म्यूचुअल एजेंसी है, ठीक है, जब आपकी म्यूचुअल एजेंसी है, ठीक है,
तो आप म्यूचुअली क्या कर रहे हो, हर एक पर्सन जो है दूसरे के लिए लायबल है, दूसरे वर्क के लिए। तो रिस्क बियरिंग का सीधा सीधा मतलब है भाई, रिस्क बियरिंग आपका, इसमें जितना भी लॉसेस हो रहे हैं फॉर्म में, वो आप बियर करोगे ऑन देयर पीएसआर, जो भी आपका पीएसआर है। ऐसे ही अगर प्रॉफिट होता है रिस्क लेने के बाद, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रॉफिट भी आप पीएसआर में बांटोगे। तो रिस्क बियरिंग देखा जाता है एज पर देयर डीड, राइट। अब ध्यान सुनना, अब इसमें क्या होता है ना, जब रिस्क बियरिंग की हम बात करते हैं, तो रिस्क बियरिंग टोटली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रॉफिट से, ठीक है। अब प्रॉफिट का मतलब क्या, अगर मान लो आपने डीड बनाई है, ठीक है, डीड मतलब रिटर्न डीड बनाई है, और उसमें लिखा हुआ है कि भाई प्रॉफिट किस पीएसआर में बटेगा, तो उसी में बट जाएगा। अगर नहीं लिखा, तो ये बोलता है कि भाई इक्वली बट जाएगा। एक्ट बोलता है ये, पार्टनरशिप एक्ट सेज 1932, कि जो भी प्रॉफिट है वो इक्वली बट जाएगा हर एक पार्टनर में। आर यू गेटिंग, दो पार्टनर है, दोनों में इक्वली बट जाएगा। एग्जांपल से समझो, देखो इधर आओ। रिस्क बेयरिंग कैसे पता लगेगी, अब मान लो फर्म है, ठीक है, फर्म का बिजनेस रन हुआ, फर्म को हो गया लॉस ₹1,00,000 का, मान लेते हैं, ठीक है जी। अब इसमें ए और बी दो पार्टनर हैं। अभी मेरे को डीड में कुछ नहीं लिखा मैंने, डीड में नथिंग, आई हैव मेंशन नथिंग इन द डीड। सो पार्टनरशिप एक्ट कहता है भैया, अगर डीड में कुछ नहीं लिखा ना, तो इस लॉस को इक्वल इक्वल बांट दे, 50 के ए देगा, 50 के बी देगा। आपको बात समझ में आ रही है क्या हो रही है। और अगर डीड में लिखा होता पर्टिकुलरली, मान लो डीड में लिखा होता कि 60% ए लेगा और 40% बी लेगा, तो उसी तरीके से 60 के उसको बढ़ जाता, 40 के उसको बढ़ जाता। सेम वे, अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा होता ₹1,00,000 का, तो इसी तरीके से अगर दे रखी है रेशो, तो उसी रेशो में बढ़ जाता, नहीं दे रखी तो 50-50 बढ़ जाता। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है। तो एक्ट सिंपल यही कहता है भाई, रिस्क बियरिंग यही है कि जो जितना ज्यादा रिस्क लेगा, इट डिपेंड अपॉन कि आपने डीड में कुछ लिखा है या नहीं लिखा। अगर डीड में लिखी है चीज, अगर डीड में आपने लिखी है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, अगर डीड में नहीं लिखी तो भाई पार्टनरशिप एक्ट ही है, सिंपल सी बात कहते हैं कि उस केस में आपका 50-50% जो पोर्शन है वो बच जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वे आई एम कमिंग फ्रॉम। तो क्या क्या कहना है इसका, क्वेश्चन देखो। How are the financial risk, unforeseen operation loss, daily anxiety distribution within the partner? So borne by entirely with the, कोई भी ऐसा losses वगैरह के बारे में बात करें, they share jointly all partner according to the agreed ratio. Obviously अगर कोई agreed ratio है, उस agreed ratio में jointly कर लेंगे, लेकिन agreed नहीं है तो क्या होगा, इक्वल इक्वल बटेगा, ठीक है जी। आगे बढ़ो। If the partnership did completely sidelined on how the profit and loss are distributed, how they will split विद द डिफरेंट रूल, उसमें जैसा मैंने बताया इक्वली इक्वली बढ़ जाएगा, 1932 ऑलरेडी कहता है ये बात। तो शेयर्ड इक्वल अमंग ऑल दी पार्टनर। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, हायर एजुकेशन के हिसाब से बांट दो, डे टू डे जो काम करता है उसके हिसाब से बांट दो, अदर आपको ध्यान रखना है, आपको बनना है समझदार, और एक्ट की बात सुननी है। उसने बोला है इक्वल इक्वल बांट दो, खत्म करो, ठीक है। द रिवॉर्ड दैट द पार्टनर रिसीव और बियरिंग द ऑपरेशनल रिस्क रनिंग, क्या रिवॉर्ड मिलता है पार्टनर को इतना लॉस लेने के बाद, बिजनेस करने के बाद, ऑब्वियसली शेयर मिलता है, किसमें, प्रॉफिट में, ठीक है जी। तो उनका काम क्या है, अगर वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ही नहीं करेंगे तो उसमें शेयर की संभावना कैसे हो जाएगी। तो भाई अगर बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, दो या दो से ज्यादा बंदे अगर आप मिलके बिजनेस कर रहे हो, तो आपका मोटो क्या है, आपका मोटो ये है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, ये लॉस भी हो सकता है बिजनेस में, फिर उसको अकॉर्डिंगली बांटना है। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी डिपेंड करता है, अगर पीएसआर ऑलरेडी शेयर कर रखा है तो अकॉर्डिंगली उसमें बांट दो, नहीं कर रखा तो इक्वल इक्वल कर दो, खत्म। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी। फॉर्मेशन देख लिया आपने, आपने रिस्क बियरिंग कैपेसिटी देख ली है, और आपने लाइबिलिटी देख ली है, अनलिमिटेड होती है इन लोगों की, ठीक है जी। अब डिसीजन मेकिंग कंट्रोल की बात करें, देखो जब हम कहते हैं ना म्यूचुअल एजेंसी, तो डिसीजन मेकिंग, जो भी डिसीजन आप कर रहे हो वो म्यूचुअल एक कंसल्टेशन के बाद लेने चाहिए। आपको समझ में आ रही बात, जितने भी डिसीजन होंगे म्यूचुअल कंसल्टेंसी के बाद होंगे, ऐसे ही कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। आर यू गेटिंग, आप लोगे वो कैसे लोगे, म्यूचुअल एजेंसी के साथ लोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने बस अपने एंड पे ही डिसीजन लिया, हालांकि है ये कि अगर मान लो किसी पार्टनर ने, ठीक है, डिसीजन लेकिन कंट्रोल एवरी पार्टनर के पास, अगर जो भी पार्टनर है फर्म में उसके पास सारे कंट्रोल होते हैं, राइट। अगर मान लो किसी ए बी सी तीन पार्टनर हैं, ठीक है, अब इन तीनों पार्टनर में से किसी एक ने भी अगर डिसीजन ले लिया ना, तो पूरी फर्म उसके लिए लाइबल होगी, जैसे मैंने वहां पे बताया था, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और ऑल एक्टिंग फॉर द सेम, राइट। तो जो सारे करेंगे उसका फर्क एक पे पड़ेगा, जो एक करेगा उसका फर्क सब पे पड़ेगा। तो डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल की बात करें, तो या तो आप डीड जब बना रहे हो, तो आपने स्पेसिफिकली मेंशन करा हुआ है कि भाई जो भी एक्सपेंस अप्रूव करेगा वो ये पार्टनर अप्रूव करेगा, आर यू गेटिंग। बट जब हम इसमें आउटसाइडर के रिस्पेक्ट पे बात करते हैं, आउटसाइडर मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन आया, कोई भी पर्सन आया आउटसाइडर से, तो आउटसाइड में मतलब मान लो लाइबिलिटी है, या कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, हमारे यहां से कोई पार्टनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो पूरी फर्म लाइबल होगी इसके लिए, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि हमें नॉलेज नहीं थी,
भैया पार्टनर रखा हुआ है, अपने पार्टनर के बारे में तो नॉलेज होगी ना आपको, कि देख के रखा होगा ना पार्टनर, ऐसी तो नहीं रख लिया मुंडा के किसी को भी ले आए और बना दिया पार्टनर, नहीं। आपने यहाँ पे पार्टनर को देख के रखा होगा, तो ऑब्वियसली जो भी डिसीजन ये ले रहा है, ये जो भी पूरे, मान लो तीन पार्टनर है, दो पार्टनर है मिलकर कोई डिसीजन ले लिया, तो तीसरे पे भी उसका असर पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल जो रहते हैं वो सब पार्टनर के पास रहता है। मतलब जितने भी आपके पार्टनर होंगे अभी के लिए, ए बी सी अगर पार्टनर है, तो दे आर म्यूचुअली लाइबल फॉर द सेम, राइट? एक ने लिया हो, दोनों लिया हो, तीन ने लिया हो, किसी ने भी डिसीजन लिया, पूरी फॉर्म उसके लिए लाइबल होगी, सारे पार्टनर उसके लिए लाइबल होंगे, ठीक है? डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल समझ में आई आपको? तो सबका कंट्रोल है, ऐसा नहीं है कि एक का कंट्रोल है, सबका कंट्रोल है तीनों पार्टनर्स का। अब देखो ध्यान से सुनो। पार्टनर ए है, वांट टू चेंज द फर्म की प्राइमरी सप्लायर को चेंज करना चाहता है, बट बी एंड सी कह रहे हैं ऑब्जेक्ट टू स्विच, वो कहते हैं नहीं भाई नहीं करना। हाउ सच ऑपरेशन डेडलॉक रिजॉल्व इन द स्टैंडर्ड पार्टनरशिप? तो इसमें क्या होगा भाई, बातचीत करके कर लो, ठीक है? तो ए इज ओवरराइड एवरीवन एज अ प्रिंसिपल, डिसीजन आर मेड म्यूचुअल, आप कंसेंट कर लो, शेयर्ड मैनेजमेंट के साथ आप जो डिसीजन है वो ले लो, राइट? हालांकि अगर यहां पे ए ले भी लेगा डिसीजन खुद, तो भी बीएनसी लाइबल होंगे। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? अगर वो एंटर्ड हो गया एग्रीमेंट में तो भी बीएनसी लायबल होंगे, बट सजेस्टेबल हमेशा ही रहता है जब भी आप डिसीजन ले रहे हो तो म्यूचुअल कंसेंट से लोगे, ठीक है? कंसेंट जरूरी होती है चीजों की, ठीक है? अगर ये अवेयर ही नहीं होती, अभी तो इन्हें बताया कि मैं एंटर कर रहा हूँ फर्म में, अभी इन्हें बताया मैं सप्लायर के साथ एंटर कर रहा हूँ, तब ये डिसएग्री हुए। अगर मान लो ये बताता ही नहीं और डायरेक्टली एंटर हो जाता, तो बी और सी ऑटोमेटिकली लायबल हो जाते। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? तो इसलिए बोला जाता है जब भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो पार्टनरशिप के भीतर, तो म्यूचुअल कंसेंट होना बहुत जरूरी है। हाँ, कुछ कुछ सिनेरियो आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें यूनानिमस, मतलब सारे पार्टनर एग्री होने चाहिए, ठीक है? जैसे पार्टनरशिप डीड एक बार बन गई आपकी, उसमें अब अगर कोई चेंज होना तो अकेला पार्टनर नहीं कर सकता। उसमें चेंज करने के लिए सारे पार्टनर को यूनानिमसली एक एक मित में आना पड़ेगा, हाँ भाई हमें ये चेंज करना है। आपको समझ आ रही है? तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें सारे पार्टनर को कंसल्ट आपको चाहिए। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? तो म्यूचुअल कंसेंट बहुत जरूरी है, शेयर्ड मैनेजमेंट, राइट? आगे बढ़ो। Which character of the partnership ensure the different area day-to-day operation can be managed jointly by different people? तो कंप्लीट शेयर्ड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। आपका जो मैनेजमेंट होना चाहिए, आपका जो कंट्रोल होना चाहिए, दैट शुड बी शेयर्ड, राइट? हालांकि अगर अकेले में ले लेगा डिसीजन तो फर्म लाइबल नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी, लेकिन होना शेयर्ड चाहिए, ठीक है? इट इज ऑलवेज रिकमेंडेबल। An advantage of shared control feature in the partnership that balance out total capital, the burden of work। इससे क्या होता है, आप जो भी आपका बर्डन अकेले पे आ रहा है, राइट, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट? अगर तीन पार्टनर है तो ऑब्वियसली तीनों को इन्वॉल्व करो आप उन चीजों में, ठीक है जी? अगर वो प्रॉफिट के लिए लाइबल हो रहा है और मान लो डीड में लिखा ही नहीं है, तब तो इक्वली लाइबल हो रहे हैं, तो यू शुड इंक्लूड दोज ऑल्सो, राइट? उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करो। इन्वॉल्व करोगे ताकि आपके लिए भी इजीनेस आए, ठीक है? आप थोड़ा रिलैक्स कर पाओ, आप भी चीजों के बारे में डिफरेंटली डिफरेंटली सोचो। तो हमेशा जब भी आप डिसीजन मेकिंग इस तरीके की करोगे, वो म्यूचुअली होनी चाहिए, म्यूचुअल कंसल्टेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ले लिया तो उसके लिए फिर फर्म या अदर पार्टनर लाइबल होंगे। आपको समझ में आ रही है बात? तो डिसीजन कंसिडरेबल यही होता है कि म्यूचुअली आप पहले डिस्कस कर लो एंड देन आप लो। लेकिन अगर अकेले में भी ले लोगे तो भी फर्म लाइबल हो जाएगी, ठीक है जी? आगे बढ़ो। कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं जी। कॉन्टिन्यूटी का फीचर क्या कहता है कि भैया पार्टनरशिप जो है ना, इसकी कॉन्टिन्यूटी ना स्थिर नहीं है। अब समझो कैसे। मान लो ए है, बी है, सी है, तीन पार्टनर है, ठीक है? अब इसमें से मान लो ए गया, ए नहीं रहा, ठीक है, हिज नो मूव। अब बी एंड सी, वैसे वैसे क्या होगा, बी एंड सी में कोई कंपल्शन नहीं है इन्हें चलानी है, कि टर्मिनेट हो जाएगी पार्टनरशिप अगर इन्होंने नया एग्रीमेंट नहीं किया। दे शुड डू अ न्यू एग्रीमेंट, राइट? न्यू एग्रीमेंट में ए को हटा के एंड देन बी एंड सी अकॉर्डिंगली कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूटी इसकी खतरे में आ सकती है। अगर कोई पार्टनर आ रहा है जा रहा है, तो हमेशा जब भी आएगा या जाएगा, आप रिवैल्यू करते हो सारी चीजें दोबारा से एंड देन अकॉर्डिंगली आपका नया पार्टनरशिप डीड बनती है। फॉर एग्जांपल ओल्ड आपका पीएसआर कुछ था पर्टिकुलरली, ये ओल्ड न्यू में चेंज होता है आफ्टर कंसल्टेशन। अगर सारी चीजें स्मूथ चल रही है तो दे कैन कंटिन्यू, बट कोई कंपल्शन नहीं है इसको कंटिन्यू करने की। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? कहने का मतलब ये है क्वांटिटी डिपेंड करेगी। पार्टनर पार्टनर फॉर एग्जांपल मान लो रिटायर हो गया, एडमिशन हो रहा है अदर पार्टनर का, या कुछ भी हो रहा है, हर बार जब भी कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो ये कंस्टिट्यूट आपका चेंज होगा, राइट? ये जो कंपोजिशन है ये चेंज होगा हर बार, ठीक है जी? नया एग्रीमेंट बन रहा है, नई चीजें हो रही है, नया पीएसआर हो रहा है, सारी चीजें नहीं हो रही है, तो कंटिन्यूटी इसकी स्टेक पे रहती है। अगर पार्टनर इसमें या तो है ही नहीं अब, ठीक है, या मान लो डिसॉल्व होगी फ्रॉम वट एवर इट इज, एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, तो उससे पार्टनरशिप आपकी की कॉन्टिन्यूटी अफेक्ट करती है, ठीक है? आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, आप चाहो तो उसको वहीं पे खत्म कर सकते हो। वैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर मान लो इस केस में अगर हम बात करते हैं ये तीन पार्टनर हैं, अब इसमें से दो चले गए,
तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिक्लाइन होगी, पार्टनरशिप एक्ट से ही हट गई है, ठीक है जी। लेकिन दो दो अभी बचे हुए हैं मान लो, तो इनके हाथ में कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। अगर दो है ही नहीं पार्टनर, थे ही दो, एक चला गया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अकेला पार्टनर ऑटोमेटिकली इसकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मतलब इसकी पार्टनरशिप का अब कोई मतलब नहीं है भाई, पार्टनरशिप के लिए दो या दो से ज्यादा पर्सन चाहिए होते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी हमेशा इसकी स्टेक पे रहती है, विद द एडमिशन, विद द यू कैन से विद द रिटायरमेंट, विद द डेथ ऑफ द पार्टनर, राइट, अकॉर्डिंगली इसका डिसोल्यूशन बहुत नियर रहता है। आप समझ रहे हो बात। तो कॉन्टिन्यूटी बहुत डाइसी रहती है इसकी। तो उसी के ऊपर देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। इफ वन ऑफ द टू फाउंडिंग मेंबर, ठीक है, दो फाउंडिंग मेंबर थे जिसमें से एक किसी बुटीक कंसल्टेंसी का पास अवे एंड डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, राइट, तो लीगल एग्जिस्टेंस क्या है इसकी, द कंटिन्यू टू अनचेंज। भाई अकेला बंदा कैसे कर लेगा उस केस में, लीगली टर्मिनेट एंड डिसॉल्व हो जाएगा ये। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का 12th में, अकाउंटिंग में। तो वहां पे जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि या क्या कहानी होती है इसमें, ठीक है। हाउ कैन अ रिमेनिंग पार्टनर ऑफ डिसॉल्व्ड फर्म लीगली कंटिन्यू, अगर लीगली कंटिन्यू करना तो एग्रीमेंट बना लेना है, ठीक है, बाय यूजिंग द ओल्ड लाइसेंस विदाउट इन्फॉर्मिंग अथॉरिटी, बाय एंटरिंग द फ्रेश एग्रीमेंट। एक फ्रेश एग्रीमेंट कर ले। जो भी डिसॉल्व फर्म है, अगर मान लो आप रिमेनिंग हो और आप उसे कंटिन्यू करना चाह रहे हो, राइट, या किसी को एड ऑन करके कंटिन्यू करना चाह रहे हो, तो एक नया एग्रीमेंट बनाओ, उसके अकॉर्डिंग अपना पीएसआर वगैरह सारी चीजें देखो और अपना कर लो कंटिन्यू, ठीक है जी। कुछ समझ में आ रही बात क्या हो रही है। द पार्टनरशिप ऑफन कंसिडर्ड टू द स्ट्रक्चर लेस स्टेबल देन द जॉइंट स्टॉक कंपनी। लेस स्टेबल क्यों है ये, हैव टू मेनी स्टेक होल्डर, नो, lack of independent corporate, no, are managed entirely by the government, no, can file can never file a legal issue insurance। दोबारा देखो, have too many people stakeholder, lack of independent corporate, ये रहा lack of independent corporate continuity। जैसे कॉर्पोरेट में क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, वैसी पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। पार्टनरशिप में आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, तो ऐसा नहीं होता कि पार्टनर नहीं है या मेंबर नहीं है तब भी बिजनेस चल रहा है, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉर्पोरेट कॉन्टिन्यूटी का जो बेसिक एक कॉर्पोरेट में क्या होता है कि आपकी कंपनी चलती रहेगी भैया, क्योंकि दोनों अलग है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर चीज से पार्टनरशिप इफेक्ट होती है। चाहे आपका रिटायरमेंट हो रहा है, चाहे डेथ हो रहा है, चाहे पार्टनर कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा वॉलेंटरली, वट एवर इट इज, उससे पार्टनरशिप इफेक्ट होगी। तो कॉन्टिन्यूटी का कोई लेना देना नहीं है कि पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ लैक ऑफ इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट कॉन्टिन्यूटी। So that's why it is not matching considered as a structured way as compared to the joint stock company, ठीक है जी। आगे बढ़ो। कहता है नंबर ऑफ पार्टनर, ये हमने डिस्कस कर लिया। डिस्कस मैंने आपको बताया था कि मिनिमम आपके जो मेंबर होते हैं आपको याद रखना है, दो होते हैं, दो या दो से ज्यादा होने चाहिए। बट मैक्सिमम में हमारी जो लिमिट आई थी रूल 10 जो आया था आपका, उसके अकॉर्डिंग 50 होते हैं, ठीक है। हालांकि अभी जो एक्ट में दे रखा है, कंपनी एक्ट के भीतर, राइट, जो सेक्शन मैंने आपको बताया था 464, उसके भीतर जो दे रखा है उसमें 100 तक दे रखा है। बट उन्होंने आगे ये भी लिख दिया जो भी हम रिकमेंड करेंगे रूल में, और रूल आए थे जब रूल 10 आया था उसमें 50 कर दिया। तो अभी आपको याद रखना है दो मिनिमम और मैक्सिमम 50 होंगे आपके, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ पार्टनर के ऊपर आपको समझ आई क्या बात हो रही है। आगे बढ़ो इस पे। आपको ये तो समझ आ गया ना कि मिनिमम दो और मैक्सिमम 50 होते हैं, तो उसी के ऊपर एक चर्चा करी गई है। कहता जी, व्हाट हैपन इफ एक्सपेंडिंग पार्टनरशिप फ्रॉम एट द 51th पार्टनर, मतलब 50 ऑलरेडी है और 51वां एक और ऐड कर रहे हो आप, ठीक है। तो विदाउट कन्वर्टिंग टू कंपनी में चेंज नहीं कर रहे आप, उसके बिना चेंज करे कर रहे हो, तो लीगली क्या हुआ, ये क्या ये लीगल है क्या, ये इलीगल हो गया, ठीक है जी। तो इसलिए द फॉर्म अवॉर्ड स्पेशल एक्सपेंशन, नो, द पार्टनरशिप बिकम इलीगल अंडर द कंपनीज लॉ रेगुलेशन के अंदर पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है। कंपनी लॉ रेगुलेशन में क्यों बोला, क्योंकि कंपनी लॉ रेगुलेशन ही इसको बताती है कि मैक्सिमम नंबर कितने होंगे। पार्टनरशिप एक्ट जो होता है वो साइलेंट होता है इसमें, ठीक है जी। तो पार्टनरशिप एक्ट कुछ नहीं कहता कि भाई कितने पार्टनर मैक्सिमम करने, कंपनी लॉ वहां पे आता है बीच में और वो बताता है कि भैया मैक्सिमम आपके 100 हो सकते थे, लेकिन हमने रूल में 50 करे हैं, तो 50 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं। 50 मंथ को अगर हायर करोगे या करोगे तो आप इलीगल माने जाओगे। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स अ म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। ये म्यूचुअल एजेंसी है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब मैंने आपको फिर से बताया था कि जो भी एक करेगा उसका असर सब पे होगा, और जो सब करेंगे उसका असर एक पे होगा। आर यू गेटिंग बाय। दे आर म्यूचुअल एजेंट, तो दोनों ही, मतलब कोई भी पार्टनर, एक सिंगल पार्टनर है, वो प्रिंसिपल एक सेम टाइम पे प्रिंसिपल की तरह एक्ट भी कर रहा है और एक सेम टाइम पे एजेंट की तरह एक्ट भी कर रहा है, ठीक है जी। तो ही इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर द अदर। आर यू गेटिंग। मान लो तीन पार्टनर है और एक इसी डिसीजन में होता है, तो यहां पे ये क्या हुआ, इन दोनों के लिए क्या हो गया, इन दोनों के लिए सेम टाइम पे ये प्रिंसिपल भी एक्ट कर सकता है और सेम टाइम पे ये एजेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है। आपको समझ में आ रही है। तो म्यूचुअल एजेंसी यही कहती है कि ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, खत्म। कुछ समझ में आ रही है बात क्या हो रही है। तो ये एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअल एजेंट है।
तो इसलिए प्रिंसिपल एजेंट का हम रिलेशनशिप इसमें रखते हैं। दो क्वेश्चन मेजरली दिए मैंने इसमें, तो देखो क्या कह रहा है। कहता है पार्टनर ए एंटर करता है इनटू अ मेजर प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद द सप्लायर, ठीक है, व्हाइल अदर पार्टनर आउट ऑफ टर्न। मतलब इसने, पार्टनर ए ने इसकी पीठ पीछे प्रोक्योरमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सप्लायर से, ठीक है। क्या, हु इज लीगली बाउंड फॉर दिस एग्रीमेंट? अगर ए ने कराया तो ए ही होना चाहिए ना लाइबल। पीछे से बच्चा कह रहा है सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो आपने बोला म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट। म्यूचुअल एजेंसी क्या कहता है भैया, जो एक करेगा उसका असर सब पे होगा, जो सब करेंगे उसका असर एक पे होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है, क्या ए ही लाइबल होगा क्या अकेले? नो। क्या सप्लायर ओनली यहाँ पे होगा क्या, डिडंट साइन? ऑल पार्टनर ऑफ द फॉर्म म्यूचुअल एजेंसी की वजह से जितने भी पार्टनर होंगे वो सारे लाइबल होंगे इसके लिए। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? आगे बढ़ो। The concept of mutual agency means every single partner in the firm simultaneously hold the dual standard। कौन कौन सा जो बताया था, प्रिंसिपल एंड एजेंट। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है यहाँ पे? तो ये कुछ आपके पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, तो ये कुछ आपकी कहानी है, ठीक है, जो इसमें आपके फीचर का पार्ट, कैरेक्टर स्केच का पार्ट बना है। तो म्यूचुअल एजेंसी हो गया, नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात कर ली हमने, क्वांटिटी की बात कर ली, ठीक है, बहुत डाइसी रहती है। और डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल के ऊपर हमने बात करी, ठीक है। रिस्क बियरिंग के ऊपर बात करी, ठीक है, या तो दे दो नहीं तो फिर इक्वली बढ़ जाएगा। लायबिलिटी के ऊपर बात करी एंड फॉर्मेशन के ऊपर बात करी। तो ये थोड़ा सा पार्टनरशिप का एक आपको सिनेरियो, एक बेस मिला है, ठीक है। अभी इसमें है, अभी इसमें आएंगे आपके अच्छे लेक्चर आएंगे इसमें पार्टनरशिप के टॉपिक पे, मतलब जो आपका ये पर्टिकुलर है। तो अभी तक आपने ये पर्टिकुलरली देखा कि भाई पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक है। उसके कुछ हमने फीचर्स लेके आए हम कि भाई ये फीचर्स है इसके पर्टिकुलरली, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि पार्टनरशिप व्हाट इट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फीचर देख लिया पार्टनरशिप के, पार्टनरशिप क्या होती है ये देख लिया, सारी चीजें यहाँ पे देख ली। अब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे इसका, ठीक है। देखेंगे क्या मैरिड्स, डीमैरिड्स, कितने टाइप के पार्टनर होते हैं, कितने टाइप की फॉर्म्स होती है, सारी चीजें आएंगी फॉलोड बाय दैट, राइट। तो या आपने देख लिया तो इसको गो थ्रू कर लो एक बार, ठीक है। जस्ट गो थ्रू इट एंड डू द केस स्टडी नोट। अगर क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको केस स्टडी के, उसके करो, जो बाकी जो मैंने करा दी दैट इज इनफ, मोर देन इनफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, राइट। We'll meet soon in the next lecture. If you have any doubt, I'm more than happy to help you regarding the same, right? Thank you. Just be cool and be happy. Thank you. Take care.